Hello everyone, welcome to my channel Brilliant Children. This is your 6th class new social science textbook exploring society, India and beyond. Theme D, Chapter 10 Grassroots Democracy Part 1 Governance. चैप्टर के स्टार्टिंग में महाभारत से ली गई कुछ लाइंस हैं, उन्हें हम रीड करेंगे। राजनम धर्मो गुप्तम धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इसका मतलब क्या है? द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। तो रूलर जो राजा है वो लोगों के लिए प्रजा के लिए धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म क्या करता है? धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। जहाँ पे न्याय ना होगा तो वहाँ पे शांति ना होगी। नो जस्टिस विदाउट इक्वलिटी। अगर वहाँ पर न्याय नहीं होगा जहाँ पर समानता नहीं होगी, क्योंकि समानता के बिना न्याय होना मुश्किल है। नो इक्वलिटी विदाउट डेवलपमेंट। और जहाँ पर विकास नहीं होगा तो वहाँ पे समानता होनी मुश्किल है। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल। अगर हम लोगों के कल्चर और आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी होना मुश्किल है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी जहाँ पर लोगों के कल्चर और आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो बिग क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर के? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या है? वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? तो हमें एक सरकार की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? और ये क्यों ज़रूरी है? इंट्रोडक्शन। Introduction. Human beings have been living in communities for a long time. When a large number of people live together, there can be disagreement and disorder. And rule became necessary to maintain order and harmony in the society. तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो आपस में मन विटाव होना, डिसएग्रीमेंट होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब फैसला लेने के लिए कई जने होते हैं, कोई उन बातों से सहमत होता है, कोई नहीं होता है। तो इस तरह क्या है कि कुछ रूल बनाए होते हैं, नियम बनाए होते हैं, तो उन्हें हमें जब परिवार में रहना है, ज्वाइंट फैमिली में रहना है, तो उन नियम का पालन करना पड़ता है। इसी तरह सोसाइटी में भी ऐसे होता है। तो सोसाइटी में जो शांति और तालमेल बिठाए रखने के लिए क्या हो जाता है? कुछ रूल बनाए गए हैं, उन्हें हमें पालन करना पड़ता है। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सेप्टेड टू फॉलो। तो इस कई बार हमने देखा हमारे घर पे भी कई रूल्स हैं। सब बच्चों के घर पे अलग अलग रूल्स हैं। सबके घर पे रूल्स होंगे और सबको जैसे सबके लिए रूल्स होंगे, आपने इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, स्कूल जाना है, और ये टाइम आपका स्टडी का है, तो वो रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी तरह आगे हम देखेंगे स्कूल में भी आपके लिए रूल्स होते हैं कि इतने समय पे आपको पहुंचना है, इतने समय में आपका इंटरवल होगा या आपको खेलने का टाइम होगा, तो इस समय आपकी स्टडी होगी। इसी तरह टीचर्स के लिए भी रूल्स हैं कि उन्हें इस समय तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है। उन्हें इतने बजे जैसे एक पीरियड है इस समय पे ख़त्म होगा, दूसरे पीरियड में उनका दूसरा पीरियड इतने बजे से इतने बजे तक होगा। ये सब रूल्स हैं। उन्हें भी ये जो टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टन रूल्स। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको कई रूल है जो फॉलो करने पड़ेंगे, जो निश्चित होंगे।
ऑन द रोड आर एक्सेप्टेड टू ओबे द ट्रैफिक रूल। तो ड्राइवर को भी ट्रैफिक रूल ओबे करने पड़ते हैं जब वो कोई व्हीकल वो सड़क पर चलाते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ रूल बनाए हैं कि उन्हें इतने समय पर ऑफिस आना है, इतने समय पर इतने घंटे तक उन्हें काम करना है, उसके बाद इस समय उनकी छुट्टी होगी। ये सब रूल्स बनाए हुए हैं। वाइल द एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल विच दे कैन कमिटेड टू देयर एम्प्लॉयज़। What would happen if one followed those rules? A simple answer is that society would not be able to function. तो क्या होगा अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे? तो क्या है, सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी, सोसाइटी का काम नहीं चलेगा। तो अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे। Who makes the rule? रूल कौन बनाता है और क्यों? How are they made? ये किस लिए बने हैं? These are some of the question we will explore in this chapter. ये कुछ सवाल हैं जो ये प्रश्न इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे। The process of talking decision organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. तो गवर्नेंस किसे कहा जाता है? जो ये सोसाइटी द्वारा चुने हुए कुछ लोग होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं और जो रूल्स बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी के, और ये डिफरेंट रूल हैं, उसे एंश्योर किया जाता है कि ये फॉलो हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिस्टम दैट मेक्स द रूल एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? तो गवर्नमेंट क्या है? एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो रूल को बनाते हैं और रूल को इंश्योर करते हैं कि ये रूल फॉलो हो रहे हैं। जैसे रूल तो बना दिए गए, लेकिन उन रूल को फॉलो किया कराया जाता है, तो उसे गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल हो गए, तो कई बार कई लोग हैं जो सिग्नल तोड़ देते हैं, तो उन्हें उसी टाइम पे पकड़ा जाता है, चालान काटा जाता है। तो उसी टाइम पे देखा जाता है कि इस तरह जुर्माना हो जाता है उन्हें। तो जुर्माना होने के डर से लोग जो रूल है उन फॉलो करते हैं। तो इस तरह ये रूल फॉलो भी करवाए जाते हैं। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल आर कॉल्ड लॉज। तो कुछ रूल हैं, उन्हें कानून कहा जाता है। These does not means that rules and laws are set once and for all. Just as you might discuss a particular rule at home with your parents or students, body might ask the school or university management to change a rule. Citizens who have a say in the laws and rule governing the society, we will see how this take place. तो रूल्स जो एक बार बन जाते हैं, ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए लागू रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत होती है तो हमें लगता है कि ये रूल है जो इसे हटाना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह रूल से जरूरी नहीं है एक बार बन गए वो हमेशा फॉलो होंगे। और ऐसा भी होता है कि कई बार नए रूल्स बनाए जाते हैं। 3 organ all over the world, digital technology have been transforming the way society function. तो सारे देश में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई हैं जिससे कि सोसाइटी फंक्शन कर रही है। In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send the money order after filling a form. Or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. You have probably never heard these terms money order, demand draft, because today we have digital means of sending across money instantly. तो पूरे भारत में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जिससे कि सोसाइटी फंक्शन कर रही है।
आज से 30 साल पहले, 30 years ago, भारत में क्या होता था कि लोगों को अगर अपने पैसे, अपने किसी रिलेटिव या कोई लड़का है अपने माता पिता को पैसे भेज रहा है शहर से गांव की तरफ, तो उसे पहले पोस्ट ऑफिस में लाइन पे खड़ा होना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, फिर मनी ऑर्डर द्वारा वो अपने पैसे पहुंचाता था। लेकिन इस अब के टाइम पे ऐसा नहीं है। क्या आपने मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट नाम की बारे में सुना है? क्योंकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में क्या होता है, डिजिटल, पूरा भारत है जो डिजिटल हो गया है। डिजिटल मतलब मनी ट्रांसफ़र इंस्टेंटली हो जाती है, पैसा हम 1 मिनट 1 सेकंड में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हाउएवर दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड a new class of criminal who without even leaving their desk find digital way of stealing people's money. This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activities called cybercrime. Some of these criminals who believed in robbing innocent people of their hard earned money instead of using their skill to contribute to society have been arrested and convicted in court. They are usually fined as well as jailed for some year. तो जिस तरह इन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो उस तरह क्रिमिनल भी चेंज हो गए हैं। पहले तो चोरी इस तरह करनी पड़ती थी, कोई किसी चोर है जो घर आता था डाका डालता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिजिटल चोरी होने लगी है कि वो अपनी उसी जगह में बैठे बैठे दूसरे के मनी चुरा लेते हैं। जो मनी है, जो कई लोगों की जो हार्ड वर्क से इकट्ठा की गई पैसे हैं वो 1 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट को ज़रूरत बनी ऐसे रूल बनाने की कि जिससे इस तरह के साइबर क्रिमिनल को सज़ा मिल सके, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सके और उन्हें कुछ वर्षों के लिए जेल पर भी डाला जा सके। इस तरह तो सरकार को ज़रूरत बनी कि हमने नए रूल्स बनाने हैं इस तरह के क्रिमिनल्स को जेल पे डालने के लिए। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 branches ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, 3 ऑर्गन हैं, किस तरह इकट्ठे काम करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या है? पहली ब्रांच है लेजिस्लेचर। इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉ, जो क्या करता है, नए कानून बनाता है। समटाइम इट ऑल्सो अपडेट और रिमूव, कई बार ये कानून है जो अपडेट किए जाते हैं और हटा भी दिए जाते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ, दिस डन बाय एन असेंबली ऑफ representative of people. We will soon see how the Indian system works. तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सभा में होता है। ये लॉ कहाँ बनाए जाते हैं? एक सभा में बनाए जाते हैं। और कौन बनाते हैं? जो लोग हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इस लॉ को बनाते हैं। We will soon see how the Indian system work. हम जल्दी ही देखेंगे कि जो इंडियन सिस्टम है कैसे वर्क करता है। The executive is the organ that implement the laws. एग्जेक्टिव कौन सा ऑर्गन है? जो रूल तो लेजिस्लेचर ने बना लिए लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम है? एग्जेक्टिव का काम है। These includes the head of state. इसमें कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है और चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स और मंत्री आते हैं। एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल, एजेंसी मतलब जैसे यहाँ पे जैसे साइबर पुलिस होगी जो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ती है। एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इन आवर एग्जाम्पल अबव दैट एजेंसी इज कॉल्ड साइबर पुलिस। द थर्ड पार्ट है जुडिशरी, इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट, जो हम कोर्ट सुनते हैं, विच डिसाइड्स वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ। तो जब पुलिस से चोर को पकड़ लेती है फिर वो क्या करते हैं, उसको कोर्ट में ले जाते हैं। तो कोर्ट में हमने देखा है जज होता है, तो जज देखता है कि क्या इसने, सुनवाई होती है,
जज देखता है कि इसने क्या सच में रूल ब्रोकन किया है, लॉ को तोड़ा है, क्या सच में चोरी की है। उसके बाद जुडिशरी के सामने एविडेंस जो वो दिखाए जाते हैं, सबूत दिखाए जाते हैं कि हाँ ये काम है इसी ने किया है, ये गलत काम इसी ने किया है। तो उसके बाद कोर्ट क्या है, फैसला सुनाती है। उसको या तो जुर्माना होता है या कुछ सालों के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। ये काम किसका है, जुडिशरी का। और इफ नेसेसरी सम टाइम इट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जेक्टिव इज वेल कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल। और जुडिशरी का एक काम ये भी है कि जो एग्जेक्टिव है या लेजिस्लेचर है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो फेयर है, सबके लिए सही है, क्या गलत तो नहीं है। जैसे जो लॉ बना है सबके लिए सही है। आगे हम ये पिक्चर देख रहे हैं। तो इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज 3 ऑर्गन मस्ट बी केप्ट सेपरेट। लेकिन इस गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये तीनों ऑर्गन है जो अलग अलग रहें। मतलब ये ऑर्गन है जो एक लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, ये अलग अलग रहें, मतलब एक दूसरे के काम पे दखलंदाजी ना करें। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस सेपरेशन को क्या कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। इट इज intended to provide system of checks and balances. This means that each organ of government can check what the other is doing and restore balance if one organ acts beyond its accepted rule. इसके अलावा क्या होता है, हम ये एरोस देख रहे हैं, एक एरो इधर को आ रहा है, इधर को जा रहा है, एक एरो इधर को जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि भले ये एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के जो काम को चेक, भले ही ये अलग अलग बॉडीज हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेंगी। भले इनका काम है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब ये एक दूसरे के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगी, लेकिन चेक जरूर रखेगी। ये एरो जो हम देख रहे हैं ये अलग अलग बॉडीज हैं, लेकिन गवर्नेंस को चलाने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करेंगी। और चेक मतलब एक दूसरे के काम को चेक रखेंगे कि कोई भी एक बॉडी है जो क्या अपनी जो शक्ति है उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही या ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रही, तो दूसरी बॉडी उसके ऊपर चेक रखेगी और उसे बैलेंस करेगी। 3 level of government. Any government operates at 2 level, at least local and national. कोई भी गवर्नमेंट है उसमें 2 लेवल होती है, जैसे एक तो लोकल और दूसरी नेशनल। इन मैनी कंट्रीज, लेकिन कई कंट्रीज में ये क्या है, इंक्लूडिंग इंडिया, इट फंक्शंस एट 3 लेवल। इंडिया को मिला के इसके कितने 3 फंक्शन हैं, 3 लेवल है, टायर्स, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। लोकल, स्टेट और नेशनल। ईच लेवल डील्स विद द डिफरेंट मैटर्स। हर लेवल अलग अलग मैटर्स में डील करता है। टू यूज अ कंपैरिजन, इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटिंग अप। अगर तुम्हारे घर का एक बल्ब है जैसे कि काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं दे रहा, यू विल फर्स्ट चेक एंड बल्ब। आप खुद से उसे बल्ब को चेक कर लेंगे, स्विच, फ्यूज एक्सेट्रा, उसके स्विच को या फ्यूज को। इफ दैट डज नॉट वर्क यू मे कॉल एन इलेक्ट्रिशियन, एंड इफ इट इज फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद इन योर होम you may need to go to electricity board and file a complaint. These are also 3 level of dealing with the problem. तो आपके घर में एक बल्ब खराब हो गया, पहले आपने उसे चेक किया, फ्यूज भी चेक कर लिया, आपने स्विच भी चेक कर लिया, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन को भी समझ में नहीं आई। फिर आपने क्या करा, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाके आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो इस तरह आपने
3 लेवल देखे, तो इसी तरह गवर्नमेंट के भी 3 लेवल है। यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं, जो ग्रीन है ये लोकल गवर्नमेंट, मतलब एट द टाउन और विलेज लेवल। उसके बाद ब्लू है स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। उसके बाद रेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। In India, we have local governments, state governments and central or union government. तो हमने अभी फिगर 10.4 में देखा कि 3 गवर्नमेंट है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। Imagine that the following heavy rain for few days. आप ऐसे ही इमेजिन करेंगे कि बहुत दिन से वर्षा हो रही है। देयर इज़ अ फ्लड इन द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और आपके जो पार्ट में है जो फ्लड आ जाता है, आपके जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे फ्लड आ गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इफ़ इट इज़ नॉट टू सिवियर द लोकल अथॉरिटी मे बी एबल टू डील विथ। अगर ये फ्लड है मतलब ज़्यादा घातक नहीं है, सिवियर नहीं है, तो आप लोकल अथॉरिटी को बनाएंगे कि वो इससे डील कर ले। लेकिन इफ़ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स एंड मैनी विलेजेस, लेकिन अगर इसमें कई गांव और कस्बे आ गए हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो उन्हें वो क्या करेंगे? रेस्क्यू टीम भेजेंगे और इफ़ेक्टेड लोगों की सहायता करेंगे। लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बन रही है, बट इफ़ इट इज़ अ मैसिव फ्लड इफेक्टिंग वास्ट एरिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर फ्लड आ गया है और इसने बहुत वास्ट एरिया को, बहुत सारे एरिया को कवर कर लिया, तब ये आप किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाई एंड द आर्मी एक्सेट्रा। तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी मदद करेगी, क्या करेगी? आर्मी को भेजेगी और रिलीफ सप्लाई करेगी। दीज आर द 3 लेवल अगेन। The table on facing page provides in the summary a general frame form of the main function of government. So, 3 organ at the national and state level. The detail local government is not mentioned here. As well, we'll look at it more closely in the next chapter. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट का जिक्र है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बताया, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो जुडिशरी है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट आती है। और किस में आती है? ऑल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट लेवल में क्या आएगी? हाई कोर्ट आएगी। उसके बाद लेजिस्लेचर, इसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम जैसे उच्च सदन और निम्न सदन जिसे हम बोलते हैं। और स्टेट लेवल में क्या आता है? स्टेट असेंबली और विधानसभा। तो कई जगह ये सिंगल असेंबली है और कई जगह ये 2 भी है। उसके बाद एग्जेक्टिव, सेंट्रल गवर्नमेंट लीड बाय द प्रेसिडेंट इंडिया, nominal head and the supreme commander of the India armed forces, prime minister as the executive head। तो यहाँ पे nominal head से मतलब है कि प्रेसिडेंट, जो कि नाम का हेड है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे मेन हेड होता है। तो जो काम करता है वो मेन हेड करता है, तो प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड माना गया है। हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे नॉमिनल क्या है? इन द नेम ओनली, इट मीन्स इन अवर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट में नॉमिनल हेड गवर्नर होता है, और नॉट द एक्चुअल एग्जेक्टिव हेड। ये दोनों होते हैं, एक्चुअल एग्जेक्टिव हेड नहीं होते। दे डू नॉट हैव सर्टन पावर अंडर द स्पेशल circumstances but normally do not interfere in the affair of the central or state government। तो इनके पास है जो पावर्स नहीं होती है। आगे हम देख रहे हैं लीड बाय गवर्नर, नॉमिनल हेड, चीफ मिनिस्टर एज द एग्जेक्टिव हेड। तो स्टेट में
गवर्नर नॉमिनल हेड है और चीफ मिनिस्टर है एग्जेक्टिव हेड है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जेक्टिव, द लिस्ट इज नॉट, ये लिस्ट है जो थोड़ी सी लिस्ट दी गई है कि जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव की है, जो लिस्ट है वैसे बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन एंड नेशनल पॉलिसीज। तो ये सब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, एटॉमिक एनर्जी होगी, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी होगी और इंटरस्टेट कॉमर्स हो गया, एजुकेशन जो हम NCERT पढ़ते हैं। तो आप जैसे CBSE बोर्ड है तो ये नेशनल बोर्ड है। तो इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड हो गया। तो इस तरह स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं। तो स्टेट बोर्ड में क्या क्या आते हैं, जैसे पुलिस हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। लॉ हो गए, लॉ एंड ऑर्डर हो गए, अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो लॉ बनाए जाते हैं उन्हें अडेप्ट करना और लागू करना, ये लॉ का काम, ये किसका काम है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो अभी हमने बात की थी कि एजुकेशन जैसे NCERT ये नेशनल लेवल की हो गई। तो जो स्टेट बोर्ड होते हैं उन जैसे हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ये स्टेट बोर्ड होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी